टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% पीएफआई के साथ आ जाता है, उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय हम अपने पी कैडर्स के अतिरिक्त हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पीएफआई का गजवाए हिंद प्लान एक्सपोज किया था। ये वीडियो अपलोड होने के साथ ही वायरल हो गया और वायरल होने के साथ ही कुछ ही घंटों के बाद वो वीडियो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि रिमूव करवा दिया गया। उनके द्वारा जिन लोगों को मैंने एक्सपोज किया था उनका प्लान हमारे देश के अंदर आतंक फैलाने का, एक्सपोज किया था उनका असली चेहरा जो कि इस्लामिक ग्रुप की आड़ में छिपाया जा रहा था, और एक्सपोज किया था उनका जिहाद जो कि वो 72 हुरों के नाम पे मुसलमानों के दिमाग में डाले जा रहे थे। और आज वही चीजें फिर से घूम फिर कर वापस आई है। बस फर्क इतना है कि पहले मैंने एक्सपोज किया था और इस बार एक्सपोज किया है बिहार पुलिस ने, और अब इनका मंसूबा पूरे देश के सामने आ चुका है, और अब इनका जो असली जिहादी चेहरा है वो भी लोगों के सामने आ चुका है। बिहार पुलिस भले ही देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। इस पूरे वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इस वीडियो को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इनका जो मंसूबा है वो क्या है, ये क्या अचीव करना चाहते थे। दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इनका जो मंसूबा है इन्होंने कितना कंप्लीट किया है, और तीसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है। 6 और 7 जुलाई 2022 अतर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन एक मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग में अलग अलग जगह से मुस्लिम्स आए होते हैं। मीटिंग में प्लानिंग चल रहा होता है कि मोदी को निशाने पे कैसे लेना है। मीटिंग खत्म करके अतर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन बिहार के फुलवारी शरीफ जाते हैं। अभी से ठीक 5 दिन के बाद कैटेनरी ईयर सेलिब्रेशन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आने वाले थे, और यही वो वक्त था जिसके लिए प्लानिंग चल रही थी। यही वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी को निशाने पे लेना था। बिहार पुलिस को ये इंटेलिजेंस मिलता है कि पीएमओ के विजिट पे जिहादी कुछ बड़ा करने के फिराक में है, जिसके बाद बिहार पुलिस छानबीन शुरू करती है। जगह जगह पे छापेमारी की जाती है। पीएमओ के विजिट के ठीक एक दिन पहले यानी कि 11 जुलाई को बिहार पुलिस मोहम्मद जलालुद्दीन और अतर परवेज को फुलवारी शरीफ से दबोच लेती है। अतर परवेज आतंकवादी ग्रुप सिमी का एक एक्टिव मेंबर था, और अतर परवेज मंजर परवेज का भाई भी है। अब ये मंजर परवेज कौन है? मंजर परवेज वो आतंकवादी है जिसने नरेंद्र मोदी के 2013 के रैली में, जो कि पटना के गांधी मैदान में हुआ था, उसमें ब्लास्ट करवाया था। इस पूरे सीरियल ब्लास्ट के बाद जब छानबीन शुरू हुई तो उसमें मंजर परवेज का नाम सामने आया और उसे गिरफ्तार किया गया। अब ये जो अतर परवेज है और ये जो मोहम्मद जलालुद्दीन है वो एक दूसरे से मिलते रहते थे। अतर परवेज जलालुद्दीन से मिलने के लिए झारखंड जाया करता था, और इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा ये होता है कि मोहम्मद जलालुद्दीन जो कि झारखंड का रहने वाला है, वो एक रिटायर्ड पुलिसमैन है जो कि झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के भेलुआ घाटी पुलिस स्टेशन में एसएचओ था। इस जलालुद्दीन के जो कनेक्शंस थे वो बहुत ही ज्यादा डीप थे, खास करके जो झारखंड के मुस्लिम यूथ हैं उनसे। अतर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के पास टोटल 3 बैंक अकाउंट हैं, और इन 3 बैंक अकाउंट से बल्क में 14 लाख, 30 लाख और 40 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। अतर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान एक तीसरे आदमी का भी खुलासा होता है। उसके बाद बिहार पुलिस का जो एटीएस स्क्वाड है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, वो काम पे लग जाती है, छापेमारी शुरू करती है। फिर जो तीसरा बंदा होता है उसे भी पकड़ लिया जाता है, और इस तीसरे बंदे का नाम होता है अरमान मलिक। ये तीनों के तीनों, अरमान मलिक, मोहम्मद जलालुद्दीन और अतर परवेज, एसडीपीआई और पीएफआई के जितने भी नेशनल लेवल के मीटिंग्स होते थे और स्टेट लेवल के मीटिंग्स होते थे उन सबको अटेंड किया करते थे। परवेज और जलालुद्दीन के अरेस्ट के बाद उनके पास से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, और इन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे सस्पिशियस एक्टिविटीज मेंशन किए हुए थे, बहुत सारे प्लान्स मेंशन किए हुए थे। इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ था कि 2047 तक किस तरीके से भारत में गजवाए हिंद अचीव करना है। लिटरली जो गजवाए हिंद वर्ड है वो नहीं लिखा हुआ था, बट जो लिखा हुआ था उसका मीनिंग यही निकाला जा सकता है। डॉक्यूमेंट के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था, इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। इस डॉक्यूमेंट के भीतर झांकने के बाद इनके जो मंसूबे होते हैं वो और भी ज्यादा साफ हो जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। 2047 तक पीएफआई ये इंश्योर करना चाहता है कि किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक इंडिया के अंदर, हमारे प्यारे भारत देश के ऊपर इस्लामिक रूल हो। पीएफआई इस एंगल पे काम कर रहा है कि अगर पूरे भारत के 10% मुस्लिम्स भी उनके साथ हो जाए तो पीएफआई इस डरे हुए डरपोक हिंदू कम्युनिटी को उनके घुटनों के ऊपर ला सकता है और इस पूरे देश के ऊपर इस्लाम का राज स्थापित कर सकता है। जो भी मुस्लिम यूथ है उन्हें बार बार ये सिखाओ,
बार बार ये बताओ कि तुम दीन के लिए काम कर रहे हो। अल्लाह ने इस पूरे दुनिया को बनाया है सिर्फ 2 कारण के लिए। पहला कि इस पूरे धरती के ऊपर अल्लाह का कानून हो, और दूसरा कि सारे मुसलमान इस धरती पे दाए हैं। और इसको दिमाग में भर लो कि इस पूरे धरती पे इस्लाम का ही राज होगा। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, या फिर ये कहें कि इस आतंक के फरमान के ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि इस चीज को अचीव कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था, और ये बहुत ही ज्यादा डरावना और खौफनाक है। इस आतंक के फरमान में जितना कुछ भी लिखा हुआ था, एक एक वर्ड इनके दास्तां को बयान करता है कि इनके मंसूबे क्या है, इनके जो नसें हैं उसमें क्या बहता है, खून या फिर बम धमाके करने के लिए RDX। सारे मुसलमानों को बार बार ये याद दिलाओ कि तुम्हारा मकसद है इंडिया में इस्लामिक राज स्थापित करना, और अपने मुसलमान होने की आइडेंटिटी को इंडियन होने की आइडेंटिटी से ऊपर रखना। हिंदुओं पे आतंक करो, उनको खौफ में रखो, दहशत फैलाओ ताकि वो तुमसे डरे। और इसके लिए हम लोग सबको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तलवार से लेकर हर एक तरह के वेपन्स की भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। साथ में आने के लिए SC ST OBCs को अप्रोच करो, उनसे बात करो और उनका वोट हासिल करो। SC ST और OBCs को RSS के खिलाफ करो और उनको बताओ कि RSS तुम्हारे लिए काम नहीं करता है, RSS सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए काम करता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम PFI वाले तुम SC ST और OBCs के लिए काम करेंगे। हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं, हम तुम्हारे वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ आओ। और जब इनका वोट हासिल हो जाए तब सत्ता में आओ। जब एक बार हम सत्ता में आ जाएंगे तो अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज भी हमारी मदद करेंगे, जैसे कि अभी हमने टर्की के साथ संबंध बनाया है। बाकी की जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे भी हमें संबंध बनाना होगा। झंडे तैयार करो और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जो कि शरिया कानून के ऊपर बेस्ड होगा। मुस्लिम्स के लीडर बनने के साथ साथ तुम्हें SC ST और OBCs के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उभरना होगा ताकि तुम उनका विश्वास जीत सको, इस सिस्टम में घुस सको। एक बार सत्ता में आ गए तो आर्मी, पुलिस, हर जगह हम अपने मुसलमानों को बिठाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि भारत का हर एक मुसलमान हमसे जुड़े। भारत के हर एक मुस्लिम फैमिली से लोगों को PFI में जोड़ो, और अगर हर एक मुसलमान को PFI से नहीं जोड़ सकते हो तो कम से कम हर एक फैमिली से एक मुसलमान को PFI से जोड़ो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो उनको हमारे न्यूज़ पढ़ाओ, उनको हमसे अपडेट रखो, और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनको फोर्स करो कि वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें ताकि वो हमारे साथ अपडेटेड रहे, और जब गज़बा हिंद करने का समय हो तो वो हमारे साथ आ सके। तो ये सब इनका प्लान था। इनके जो मंसूबे थे वो मैंने आपके सामने रख दिया। इनका जो असली जिहादी चेहरा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। इतना खतरनाक आतंकवादी ग्रुप जिनके कनेक्शंस पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दुनिया के हर एक आतंकवादी संगठन से इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं है ही ज़रूर। देश के अंदर जितने भी दंगे होते हैं उनमें इनका नाम आता है। इनके जो लोग होते हैं वो हर एक वायलेंस में एक्टिव रहते हैं। इनके स्लीपर सेल्स के तरीके से काम करते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो खुलेआम सड़कों के ऊपर ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस तुम अपनी कब्र खोद लो, जो हिंदू है वो भी तुम अपने लास्ट राइट की तैयारी कर लो, तुम लोग भी अपने अर्थी को कंधा देने के लिए तैयार हो जाओ। ओपनली सड़कों के ऊपर ये कहा जाता है, और सिर्फ बड़ों के द्वारा नहीं, बच्चों के द्वारा ये बुलवाया जाता है, पोयम के रूप में रटवाया जाता है। तो इनके नसों में खून नहीं, इनके नसों में जिहाद बहता है, इनके नसों के अंदर RDX बहता है, जो कि पूरे देश के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए खतरा है। और अगर इनको बैन नहीं किया गया तो फिर ये लोग ऐसे ही पूरे देश के अंदर वायलेंस को बढ़ाते रहेंगे। खैर, चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर और जानते हैं कि ये लोग कितना कामयाब हो चुके हैं। इसको जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को उलटना होगा, देखना होगा कि हमारे देश के अंदर कौन सी घटनाएं हुई हैं। अगर पिछले 5-10 सालों के अंदर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे वायलेंस हुए, हिंदू के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ। फिर चाहे आप राजस्थान के कुछ इलाकों की बात कर लो, केरला की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, कर्नाटका की बात कर लो, वेस्ट बंगाल की बात कर लो, या फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लो। और ये जो इन लोगों ने प्लान किया था कि हिंदुओं को डरा के रखो, आतंक फैलाओ, उनके मन के अंदर आतंक होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिख रहा है। 30 से 40% ये लोग इस चीज़ में कामयाब हो चुके हैं। हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर वायलेंस हुआ। हिंदू अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगाने पे मजबूर हो गए कि ये मकान बिकाऊ का है। लोग पलायन करना शुरू कर गए। और सिस्टम के अंदर अपने लोगों को एम्बेड करो, और सिस्टम के अंदर अपने लोगों को एम्बेड करो। ये तो हमने अभी देखा लाइव एग्जाम्पल। ये जो झारखंड का वो पुलिस वाला था SHO जलालुद्दीन, वो किस तरीके से इतने सालों से काम कर रहा था PFI के लिए। और वेपन्स की जो ट्रेनिंग है वो भी इन लोगों ने खूब दी है। जहाँ पे भी देश के अंदर वायलेंस होता है, जहाँ पे भी ये लोग दंगे करवाते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धारदार हथियारों से हमला किया जाता है। आप कन्हैयालाल जी का ही एग्जाम्पल देख लो। कन्हैयालाल जी को मारने वाले जो लोग थे, उन्होंने जिस चाकू से उनको गोदा था वो चाकू उन लोगों ने खुद बनाया था। तो ये तो दिख रहा है कि लोगों ने वेपन्स को यूज करने में और वेपन्स को बनाने में लोगों को प्रोफिशिएंट कर दिया। तो ये लोग बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं।
और अगर इसी तरीके से चलता रहा, इनके ऊपर बैन नहीं लगा, इनके जो मेंबर्स हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला गया, तो फिर ये चीज़ें जो कि इस आतंक के फरमान में लिखा हुआ है वो चीज़ें सामने हमारे सच होती दिखाई देंगी। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस आतंकवादी संगठन PFI को बैन करना होगा, और उसके बाद मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है उसको रेगुलेट करना होगा। हमारे देश के कितने लोग हमारे देश में हैं और हमारे देश के बाहर के कितने लोग हमारे देश के अंदर हैं, ये पता लगाना होगा। इसके लिए जो CA है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना होगा। हमारे पूरे भारत देश के अंदर जितने भी इस्लामिक ग्रुप हैं, जितने भी मुस्लिम ग्रुप हैं, उन सबको रेगुलेट करना होगा। कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, उसमें क्या बातें हो रही हैं, किस तरीके की चीज़ें शेयर हो रही हैं, मीटिंग में क्या बातें हो रही हैं। जब तक इन सब चीज़ों को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, ये सब किया नहीं जाएगा, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। एक छोटा सा वीडियो आया है पटना से जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो, और उस वीडियो में आप देखना कि किस तरीके से वो मासूम चेहरा बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उससे ज़्यादा मासूम कोई हो ही नहीं सकता है। और मैं इसलिए आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि आप पहचानो कि आतंक का चेहरा क्या होता है। ये लोग अपने असली चेहरे को छिपा कर रखते ताकि आप इनको पहचान ना सको। ये आतंकवादी गजवाए हिंद का प्रोग्राम चला रहा था, बट ये बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तुमने प्रोफाइल्स बनाया, वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे? कुछ अपना कहना चाहोगे? पक्ष रखना चाहोगे? अब आईडी नीचे रखिए बॉस, थोड़ा सा कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? क्यों बनाया था गजवाए हिंद तुमने? पाकिस्तान से कितने लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं? उस हैंडल में पाकिस्तान से भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं। इस वीडियो पे मुझे डाउट है कि ये कितने दिनों तक यूट्यूब के ऊपर टिकेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सकता है इस वीडियो को डाउनलोड करके शेयर कीजिए, और हमारे काम को जिस माध्यम से भी हो सकता है आप सपोर्ट करें। इसके लिए आपको जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। नमस्कार, जय भोलेनाथ।